हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने ये कस्टम फिल्टर बनाया था जिसमें हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी के काफ़ी सारे ट्रिकी पॉइंट कवर किए थे। एंड आज हम क्या करेंगे, एक हम ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम बहुत सारे रूल्स सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे इशू हैं, तो एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें प्रॉब्लम। सबसे पहला ये हमारा चैन डॉट डू फिल्टर में एरर आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है चैन कैन नॉट बी रिजॉल्व। इसका रीजन ये है कि हमारे पास इस चैन नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम ऊपर चेक करेंगे हमने कौन सा वेरिएबल दिया है। वेरिएबल नेम क्या है हमारा, ये हमारा फिल्टर चैन। ठीक है, चैन नहीं है, फिल्टर चैन है यहाँ पे। तो हमें यही फिल्टर चैन ही यहाँ पे यूज करना है। तो आइए यहाँ पे, और इसकी जगह आपको कर देना है फिल्टर चैन। अब दूसरा प्रॉब्लम इस लाइन में दिख रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि जो हमने यहाँ पे क्लास यूज की है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हमें इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट करनी पड़ेगी। हम इसको दोबारा से लिखते हैं। ये है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। इसको करिए सेव। ये भी हमारा सही हो गया। एंड ऊपर चेक करते हैं, एक इशू यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। और जैसे आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हो तो ये पूरा कोड एक डेड कोड की तरह ट्रीट होने लग जाएगा। यहाँ पे आ रहा है वार्निंग डेड कोड, तो इसका मतलब है कि ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो एग्जीक्यूट ना होने की वजह ये हो सकती है कि ये जो यूजर नेम है, यहाँ पे हम यूजर नेम नल सेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे नल असाइन करने के बाद इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी। तो ये मिस्टेक इसलिए हुई है क्योंकि इसको हमने यहाँ पे असाइन नहीं किया है। मतलब यूजर नेम को हम ला तो रहे हैं बट यहाँ पे हमने असाइन नहीं किया है। तो इसको असाइन कर देते हैं यूजर नेम। इसको करिए सेव। अब आई थिंक हमने सारी एक्सेप्शन रिजॉल्व कर ली है यहाँ पे। अब हम बनाते हैं एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो हम आते हैं यहाँ पे, इसके बाद main/java। यहाँ पे एक पैकेज है आपके पास सिक्योरिटी, इसी में राइट क्लिक करिए, न्यू क्लास, इसका नाम देते हैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। इसको करिए फिनिश एंड इसको करते हैं हम मिनिमाइज। अब तक हमने JWT का पूरा मैकेनिज्म रेडी कर लिया है। मतलब हमारे पास एक JWT यूटिल क्लास है, इसमें टोकन को जनरेट एंड वेरीफाई कर रहे हैं। इसके बाद एक कस्टम यूजर डिटेल सर्विस है जो कि डेटाबेस से यूजर की डिटेल को लाती है। इसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट फाइल बनाई थी वो थी JWT ऑथेंटिकेशन टोकन, जो हर रिक्वेस्ट पे टोकन को चेक करेगी, वेरीफाई करेगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सारी अलग अलग क्लासेस हैं। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी को कैसे पता चलेगा कि ये सारी क्लासेस कब काम करेंगी, कैसे काम करेंगी। तो हमें कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो फिल्टर है ये कब हमारा रन होगा, कब चलेगा। मतलब बहुत सारे फिल्टर होते हैं, तो किस फिल्टर के बाद चलेगा, किस एंड पॉइंट को हमें पब्लिकली रखना है, किस पॉइंट को हम चाहते हैं कि वेरिफिकेशन ना हो, और किस एंड पॉइंट के लिए हम चाहते हैं कि ये बिना वेरीफाई हुए अंदर ना चले। इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई है जिसका नाम है सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास। इसमें हम सेट करेंगे कि ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, एंड हमारा जो JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर है, जो हमारा कस्टम फिल्टर है, वो फिल्टर चेन में किस जगह पे ऐड होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हम यहाँ पे सेट करते हैं कि यूजर की जो डिटेल है वो कहाँ से आएगी। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो यहाँ पे लिखिए पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर, इसका नाम देते हैं ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या है, ये एक स्प्रिंग सिक्योरिटी का कोर इंटरफेस है जो कि पूरी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ये बेसिकली लॉगिन के टाइम पे यूजर नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस हम बता रहे हैं कि जो भी यूजर डिटेल होगी वो कहाँ से आएगी, पासवर्ड कैसे चेक होगा, मतलब किस एल्गोरिदम के थ्रू वेरीफाई होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर चाहिए होंगे।
सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होता है HTTP सिक्योरिटी, तो यहाँ पे लिखिए HTTP सिक्योरिटी, इसका नाम देते हैं HTTP। दूसरा हमें वो इनकोडर का नाम देना होता है जिस एल्गोरिदम के थ्रू हम पासवर्ड को वेरीफाई करेंगे, तो हम यूज कर रहे हैं bcrypt का, तो यहाँ पे लिखिए bcrypt पासवर्ड इनकोडर, इसका नाम भी दे देते हैं bcrypt पासवर्ड इनकोडर। इसके बाद लगाते हैं थ्रोस एक्सेप्शन, इसके बाद लगाई कर्ली ब्रेसेस एंड नीचे आते हैं। अब हमने ये HTTP सिक्योरिटी का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करने के लिए एंट्री पॉइंट है, मतलब इसके थ्रू हम बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। तो आप जहां भी कॉन्फ़िगरेशन सेट करोगे आपको ये HTTP सिक्योरिटी का यूज करना पड़ेगा। तो अब कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखिए http.getSharedObject एंड यहाँ पे हम HTTP सिक्योरिटी का एक स्पेशल ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। उस ऑब्जेक्ट का नाम है ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर, तो उसी का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर, यहाँ पे डॉट क्लास टाइप मेंशन कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, ये हमें एक बिल्डर पैटर्न प्रोवाइड कर देगा, मतलब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप ऑथेंटिकेशन की सेटिंग कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी हमें सेट करना है हम स्टेप बाय स्टेप इसमें कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जैसे ही हमारी सारी सेटिंग खत्म हो जाती है तो हम डॉट गेट या डॉट बिल्ड का यूज करके पूरे ऑब्जेक्ट को, मतलब जो भी हमने सेट किया है उसको ऑथेंटिकेशन मैनेजर बना के उसको रिटर्न कर देगा। तो अब मैंने बताया था यहाँ पे हमें दो चीजें सेट करनी है, पहला तो यूजर डिटेल, मतलब यूजर डिटेल कहाँ से आनी है, और दूसरा हमें बताना पड़ता है कि किस एल्गोरिदम के थ्रू हम पासवर्ड को इनकोड कर रहे हैं, मतलब जो हमारा इनकोडेड पासवर्ड पड़ा है डेटाबेस में, तो किस एल्गोरिदम के थ्रू हमें चेक करना है कि वो पासवर्ड सही है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं और लिखिए यहाँ पे डॉट एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर के पास एक मेथड होता है यूजर डिटेल सर्विस करके, तो उसी को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं डॉट यूजर डिटेल सर्विस। इसमें हमें बताना होता है कि यूजर डिटेल सर्विस कहाँ से आएगी। तो यूजर डिटेल सर्विस लाने के लिए हमने यहाँ पे एक क्लास बना रखी है कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, तो इसी को यूज कर लेंगे, बट इसका हमें चाहिए होगा एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आते हैं प्राइवेट कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, इसका नाम दे दीजिए यूजर डिटेल्स सर्विस सेमीकोलन। इसके ऊपर लगाना होता है हमें डॉट ऑटो ऐड। अब इसी यूजर डिटेल का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, मतलब यहाँ पे पास कर देंगे, तो इस नल को हटाइए एंड यहाँ पे यूजर डिटेल सर्विस। इसी तरह से हम ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर का दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं। इसका दूसरा मेथड है पासवर्ड इनकोडर, इसमें ऑटोमेटिक पास हो गया bcrypt पासवर्ड इनकोडर। अब लगा देते हैं यहाँ पे डॉट एंड, तो डॉट, तो यहाँ पे हमने एंड क्यों लगाया है, क्योंकि ये एक चेनिंग मेथड है, मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिल्डर की जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो गई है, अब हम यहाँ पे अगली सेटिंग दे सकते हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि ये सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड कर देता है, मतलब ये हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। तो एंड के बाद अब हम यहाँ से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, बट हमें यहाँ पे सिर्फ यूजर डिटेल और पासवर्ड ही सेट करना था, तो हम आगे की डिटेल को स्किप करते हैं। इसके बाद बस हमें लगाना पड़ेगा डॉट बिल्ड, तो यहाँ पे लिखिए डॉट बिल्ड, यहाँ लगाइए सेमीकोलन। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हम यहाँ पे एंड मेथड यूज कर रहे हैं वो डिप्रिकेट हो चुका है, मतलब अब हटा दिया गया है 6.1 से, तो हम यहाँ पे भी हटा देते हैं इसको, एंड नहीं लगाते हैं भाई। अब करिए सेव। अब एंड हटाने के बाद भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये बोल रहा है कि ये जो हम बिल्ड मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे ये अनडिफाइंड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि अभी जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं वो 6+ वर्जन है, ठीक है। तो इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ चेंज हुए हैं, जैसे कि ये जो हमने http.getSharedObject लिखा हुआ है, ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, किसका, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर। तो इसको हमें कहीं पे होल्ड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम
एक वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं और वो वेरिएबल होगा ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर टाइप का। तो यहाँ पे लिखिए ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर, इसका नाम देते हैं ऑथ बिल्डर एंड लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। तो यहाँ पे आइए एंड सेमीकोलन। अब ये हमें फैसिलिटी देता है मेथड चेनिंग करने की। मेथड चेनिंग में क्या होता है, हम एक के बाद एक मेथड यूज कर सकते हैं और उसका जो आउटपुट होगा वो एक जगह कलेक्ट होता रहता है। तो यहाँ पे ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर के मेथड है। तो यहाँ पे हम इनको कॉल करने के लिए लिखना पड़ेगा ऑथ बिल्डर डॉट यूजर डिटेल सर्विस एंड इसी का दूसरा मेथड है पासवर्ड इनकोडर। अब इस बिल्डर को यहाँ से हटा दीजिए, इसका यूज खत्म, इससे भी हटा देते हैं, ये हो गया। अब ये जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर है इसका जो बिल्ड मेथड है वो रिटर्न करता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर टाइप का डेटा। तो यहाँ पे आते हैं रिटर्न ऑथ बिल्डर डॉट बिल्ड, यहाँ लगाइए सेमीकोलन, इसको करिए सेव। तो इस तरह से आपको, अगर आप 6.1 यूज कर रहे हो स्प्रिंग सिक्योरिटी का, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम bcrypt पासवर्ड इनकोडर बीन को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जो हर पासवर्ड को हैच करके डेटाबेस में स्टोर करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं नीचे एंड यहाँ पे लिखिए पब्लिक bcrypt पासवर्ड इनकोडर, इसका नाम देते हैं पासवर्ड इनकोडर एंड ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा इसी bcrypt पासवर्ड इनकोडर का। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए न्यू bcrypt पासवर्ड इनकोडर, यहाँ लगाइए सेमीकोलन एंड ये हमें रिटर्न करना था तो रिटर्न कीवर्ड का भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे रिटर्न एंड स्प्रिंग कंटेनर में इसको रजिस्टर करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा @bean। इसी तरह से हम इस मेथड को भी स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर करेंगे, मतलब बीन बनाएंगे @bean। अब जैसे ही आपने बीन बनाया तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई, ये इसलिए क्योंकि जो हमें बीन एनोटेशन लगाना होता है वो कॉन्फ़िगरेशन क्लास में ही लगाना होता है। तो इस क्लास को हमें एज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक एनोटेशन होती है @configuration। अब इसके बाद हम सिक्योरिटी रूल और फिल्टर चेन डिफाइन करेंगे, जिससे कि हम बता पाएंगे कि कौन से एंड पॉइंट को हमें सिक्योर करना है और कौन से एंड पॉइंट को हमें पब्लिकली यूज करने देना है। इसके अलावा हमें बताना पड़ेगा कि JWT फिल्टर को रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के अंदर कहाँ पे इंसर्ट करना है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी फिल्टर चेन की। तो इसी फिल्टर चेन को यूज कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पे नीचे एंड यहाँ पे मेथड लिखते हैं, इसको ऊपर करके यहाँ पे आइए, यहाँ लिखिए पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन, इसका नाम देते हैं फिल्टर चेन। तो ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि किस रिक्वेस्ट को अलाउ करना है एंड किस रिक्वेस्ट को डिनाई करना है। अब मैंने बताया था कि जब भी हमें कोई कॉन्फ़िगर सेट करनी होती, कॉन्फ़िगरेशन देनी होती है, तो एक एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट का नाम है HTTP सिक्योरिटी। तो उसी HTTP सिक्योरिटी का यूज हमें फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देते हैं हम HTTP सिक्योरिटी, इसका नाम देते हैं HTTP। इसके साथ हमें यूज करना पड़ता है थ्रोस का, तो थ्रोस एंड एक्सेप्शन, यहाँ लगाइए कर्ली ब्रेसेस। अब हम सबसे पहले यहाँ पे CSRF को कर देते हैं डिसेबल। तो लिखिए HTTP डॉट CSRF, इसमें पास करना होता है लैम्डा, तो CSRF लैम्डा एंड इसको कर दीजिए डिसेबल, तो CSRF डॉट डिसेबल। तो इधर क्या हो रहा है, जो स्प्रिंग सिक्योरिटी है वो बाय डिफॉल्ट CSRF प्रोटेक्शन को एनेबल करती है, जो कि मेनली यूज होता है फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन पे। बट हम यहाँ पे कर रहे हैं यूज JWT का, तो JWT में इसका कोई यूज नहीं है अभी।
इसलिए अभी इसको डिसेबल कर दिया है। अब दे देते हैं कोर्स, तो डॉट कोर्स, इसमें भी आपको लैम्डा पास कर देना है, तो यहाँ पे लिखिए कोर्स एंड लैम्डा, एंड इसको डिसेबल नहीं करना है। एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं अपने मेन क्लास में, तो वहाँ की कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड कर लेगा। इसके बाद सेट कर देते हैं सेशन, तो यहाँ पे लगाइए डॉट सेशन मैनेजमेंट, इसमें दीजिए सेशन लैम्डा एंड सेशन डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी, एंड इसमें पास कर देते हैं सेशन क्रिएशन पॉलिसी डॉट स्टेटलेस। तो यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग एक सेशन क्रिएट करता है जब भी यूजर लॉगिन करता है, बट JWT के केस में ऐसा नहीं होता, मतलब सर्वर पे कोई भी सेशन क्रिएट नहीं होता। हर रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होती है जिसमें टोकन के थ्रू ऑथेंटिकेशन होता है, इसलिए यहाँ पे जो हमने पॉलिसी यूज की है वो स्टेटलेस पॉलिसी यूज की हुई है। अब इसके बाद ऑथेंटिकेशन रूल्स डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे आइए डॉट, यहाँ पे लिखिए ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट, इसमें भी लैम्डा यूज करेंगे, तो ऑथ वेरिएबल लेते हैं, इसके बाद लगाइए लैम्डा एंड ऑथ डॉट रिक्वेस्ट मैचर, इसमें दे देने हैं आपको वो एंड पॉइंट जो सबके लिए ओपन रहेंगे, मतलब इन एंड पॉइंट्स को एक्सेस करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एंड पॉइंट है वो देते हैं API ऑथ के लिए, मतलब लॉगिन के लिए, तो सबसे पहले लगाइए डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड इसमें दीजिए /API/auth/abstract, मतलब इसके बाद कुछ भी हो, यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा से इसको कर दीजिए बंद। ये हो गया। अब इसी तरह से आपको देना है यूजर क्रिएट करने के लिए, कि यूजर अगर क्रिएट कर रहा है अपना अकाउंट तो उसमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमा लगाइए /API/user/abstract एंड दोनों पे आप परमिट ऑल अप्लाई कर दीजिए, तो डॉट परमिट ऑल। इसी तरह से अगर आपको H2 कंसोल भी चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे लिखिए डॉट रिक्वेस्ट मैचर, इसमें फिर से डबल इन्वर्ट कॉमा /H2-console/abstract एंड इन्वर्ट कॉमा क्लोज, इसमें भी परमिट ऑल कर दीजिए डॉट परमिट ऑल। एंड इसके अलावा जितने भी एंड पॉइंट हैं उन सबको आपको ऑथराइज करना है, तो डॉट एनी रिक्वेस्ट, इसमें यूज कर लीजिए ऑथोराइज्ड, यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन। तो इसमें आप ये जो परमिट ऑल यूज कर रहे हो, इसका मतलब है कि इस एंड पॉइंट के लिए सभी को राइट्स हैं, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, ऑथेंटिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ऑथराइज यूज कर देते या हैज़ रोल का यूज कर देते तो उसमें क्या होता, ऑथराइज में होता कि सभी को इस एंड पॉइंट को यूज करने के लिए ऑथेंटिकेट होना जरूरी है, मतलब ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से निकलना जरूरी है। एंड अगर आप यहाँ पे हैज़ रोल यूज कर लेते तो उसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर रोल को ही इस एंड पॉइंट को यूज करने का एक्सेस है। तो यहाँ पे हमने परमिट ऑल का यूज किया है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथराइज्ड लिख रखा है, इसका मतलब है कि इन एंड पॉइंट्स के अलावा जितने भी एंड पॉइंट्स हैं सबको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कंपलसरी है। अब क्या करेंगे, जो हमने कस्टम फिल्टर बनाया हुआ था JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, इसको यहाँ पे ऐड करना है। हमें बताना पड़ेगा कि ये जो चेन है, जो ऑथेंटिकेशन की चेन है, जो मतलब फिल्टर की चेन है, उसमें किस जगह पे इस कस्टम फिल्टर को ऐड करना है। तो उसके लिए नीचे आइए, यहाँ पे लिखिए http.add filter before। अब यहाँ पे हमें दो फिल्टर देने होते हैं, एक अपना फिल्टर और दूसरा जिस फिल्टर से पहले इसको यूज होना है। तो जो हमारा फिल्टर था उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना पड़ता है, बट अभी हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो
तो हम यहाँ पे आते हैं और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, इसका नाम देते हैं JWT फिल्टर। इसके ऊपर यूज करना होता है ऑटो ऐड, तो यहाँ पे ऐड ऑटो ऐड, ये मॉडल मैपर का यूज नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब हम इस JWT फिल्टर को यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो इस नल की जगह लिखिए JWT फिल्टर, एंड दूसरा हमें फिल्टर पास करना होता है जिससे पहले ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो दूसरा फिल्टर है हमारा यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर डॉट क्लास, यहाँ लगा दीजिए सेमीकोलन, इसको करिए सेव। तो ये हो गया। इसका मतलब है कि पहले हमारा ये JWT फिल्टर चलेगा, उसके बाद ये चलेगा। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले JWT फिल्टर में टोकन वैलिडेट होगा। अगर टोकन वैलिड हो गया, टोकन वैलिड है, तभी हमारा ये फिल्टर चले। अगर इसमें कुछ इशू आ गया तो ये फिल्टर नहीं चलेगा। तो इस वजह से हमने इस यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर से पहले ही हमने अपने JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर का यूज किया है। अब यहाँ पे हम एक कॉन्फ़िगरेशन और दे देते हैं जो कि है H2 कंसोल से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, H2 कंसोल एक फ्रेम में ओपन होता है और स्प्रिंग सिक्योरिटी इस फ्रेम को बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर देता है। तो हम चाहते हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी इसको ब्लॉक ना करे। इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा http.header, इसमें यूज कर लेते हैं लैम्डा का। तो इसमें वेरिएबल का नाम दीजिए हेडर लैम्डा हेडर डॉट फ्रेम ऑप्शन। तो यहाँ पे भी हमें लैम्डा यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं फ्रेम, यहाँ लगाइए लैम्डा एंड फ्रेम को कर देते हैं डिसेबल, यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन। तो सेमीकोलन। अब जितना भी हमने HTTP में सेट किया है, मतलब HTTP सिक्योरिटी में, उसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए और रिटर्न http.build, इसको करिए सेव। तो ये हमने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब हम अपकमिंग लेक्चर में कंट्रोलर बनाएंगे, ऑथ कंट्रोलर, जो लॉगिन प्रोसेस को हैंडल करेगा, मतलब लॉगिन रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।